Saddam's assignment. Reason was there was one big plus in that assignment. It was not only that he actually got 10 out of 10. The thing is how beautifully he actually demonstrated knowledge in the body of the answer. एक तो है ना, हर बच्चे ने स्टार्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी ने इंटरनेशनल बिजनेस की, किसी ने मल्टीनेशनल बिजनेस की, किसी ने किसी और चीज की. बट आप समटाइम्स वेन एवर यू आर डेवलपिंग अ पॉइंट, जैसे सुधैम ने बहुत अच्छी बात की, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड बैरियर्स. If for example you are talking about disadvantages, so when the country will be a multinational, then trade barriers can be avoided. Now you will develop this point, but if you define trade barriers first, it means you are demonstrating knowledge. और ये ऑटोमेटिकली लिंक बन गया. इसका मतलब है whenever you actually mention a point and you think there is a term which can be defined, so you can define that to gain marks for knowledge. और उसके बाद आप बेशक डेवलप कर दें उसको. That is not a big deal. So that was one of the thing which I found out in Saddam's answer. जो डेवलपमेंट थी, एनालिसिस was very good as well, but knowledge ऊपर भी शो की, नीचे भी, और knowledge के नंबर 3 है. So now problem is, if you come up with only one definition, you will not get 2-3 marks at all. So it means आपको कहीं ना कहीं knowledge show करना है, जो सदैम ने भी किया. So that was actually required. Secondly, I told you whenever the question start from the word analyze, there are no marks for evaluation. And evaluation means when you come up with your own suggestion. This is one way. आप recommend कर रहे हैं कुछ, तो आपको end पे कुछ recommend नहीं करना. For some students actually I mentioned कि भाई ये required ही नहीं था, सवाल analyze का है of 10 marks. So your recommendation is not required कि मर्काडो को करना क्या चाहिए, वो ये कर लेगी तो अच्छा हो जाएगा. नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. सो इफ यू राइट दिस यू विल वेस्ट योर टाइम एंड देयर विल बी नो मार्क्स फॉर सच रिकमेंडेशन, क्योंकि वैल्यूएशन के मार्क्स ही नहीं है. अच्छा, उसके सर अलावा जी सर आपने मेरा भी 1 मार्क काटा था कहीं पे नॉलेज का. तो आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना, आपको मैंने भी, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने. जी मैं रामेश हूँ. हाँ पर रामेश, मुझे पता है आपने ज्वाइन लेट किया अभी शायद. हाँ जी मैंने अभी भी किया. वो ये बताया, नॉलेज इफ यू जस्ट डिफाइन अ टर्म एट द स्टार्ट यू कैन नॉट गेट 3 मार्क्स. प्रॉब्लम ये है, फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन देर आर 3 मार्क्स फॉर नॉलेज. It is not the case in a 12 mark question or a 14 mark question or a 16 mark question. 12 नंबर में, 14 में, 16 में there are 2 marks for knowledge only, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पर चूंकि 3 है, तो by only showing one definition maybe or half a definition you cannot get full marks for knowledge at all. तो वो आप, मैंने तभी सदैम का आंसर शो किया आपको कि सदैम ने नॉलेज आंसर की वो मिडल में, बॉडी में भी शो की हुई है और स्टार्ट में भी की है. दैट इज व्हाई आई सर फाउंड इट वेरी. अगर मैं डेफिनेशन के साथ एग्जांपल दे दूं फिर मिल एग्जाम्पल जाएंगे 3 मार्क्स. हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताया ना, इजीएस्ट वे इज व्हेनेवर यू आर हाईलाइटिंग अ पॉइंट. अभी ये इसी की बात कर लें. आपने कहा जी कि ट्रेड बैरियर्स कैन बी अवॉइडेड, तो आपने ट्रेड बैरियर डिफाइन कर दिए. इससे पहले कि यू डेवलप ट्रेड बैरियर्स के, ट्रेड बैरियर से क्या इम्पैक्ट, जब मर्काडो विल बी एबल टू अवॉइड ट्रेड बैरियर्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन मर्काडोज प्रॉफिट, ये एक डेवलपमेंट है. लेकिन बिफोर दैट यू कैन डिफाइन ट्रेड बैरियर्स. द ट्रेड बैरियर्स आर द रिस्ट्रिक्शंस और द फैक्टर्स विच कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ आइटम विच कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री. तो इस तरह से आप नॉलेज के मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं. सो आई होप दैट आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द असाइनमेंट्स यू सबमिटेड, and I hope that now you will improve your answers further. And if you keep on submitting your assignments, I will keep on checking you. I'm telling you, within 1 month's time you will see that how much your answers will improve. Okay, now, okay, one more thing. I saw in the answers of some students that sometimes some students they write mixed of many points in one paragraph. ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, इसकी जरूरत नहीं है. आई टोल्ड यू टू गेट 10 मार्क्स यू डू नॉट रिक्वायर टू मेनी पॉइंट्स. द थिंग विच इज रिक्वायर्ड दैट वट एवर पॉइंट यू मेंशन यू नीड टू डेवलप इट प्रॉपरली. तो आपने, जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि इफ मकार्डो विल लोकेट देयर बिजनेस इन अनदर कंट्री देयर विल बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस. ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी प्रॉब्लम क्या हो रही है. नाउ यू नीड टू मेंशन, जो क्लैरिटी है, ये एक ही पॉइंट पकड़े ना.
दो दो तीन तीन पॉइंट क्यों डाल रहे हैं पैराग्राफ में? सो व्हाट यू कैन डू इज दैट सिंपली यू कैन राइट the communication problem will occur because now the management stays in the country of origin and they might not be able to convey to the workers properly, and workers might get confused and they may take either a wrong decision or maybe mistakes may happen which may bring bad quality into play, or they may not be able to meet the demands of the customers timely. Eventually there will be fall in sales and profit. This is the way. See, मैंने किस तरह इसको लेंथन कर लिया इजीली, पॉइंट एक ही है लेकिन आपको उसमें मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर आप इसमें एप्लीकेशन डालनी है तो आपने डाली भी, जैसे बिकॉज देयर इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड देयर, सो ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैक इन देयर होम कंट्री। तो ऑटोक्रेटिक आपने जब मेंशन किया अपनी डेवलपमेंट में, दिस इज एप्लीकेशन। नाउ इफ यू डिफाइन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, then in this all decisions are taken by the top level management and workers have no power to take any kind of decision, so they are just supposed to follow orders। ये नॉलेज भी आ गया। तो आप ये देखो एक ही पॉइंट में मैंने डेवलप भी किया, एनालिसिस के नंबर भी मिल गए, नॉलेज के भी मिल गए, एप्लीकेशन के भी मिल गए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। कुछ और भी पूछना है मैंने। जी पूछें सर। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब हम कितना पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं, मतलब कितना पॉइंट्स सर ये अब्दुल्ला को ऐड कर लें। कर लिया है सर, ये किसी ने मुझे निकाल दिया था ग्रुप से, मीटिंग से। मैं नहीं निकाला होगा। अच्छा खैर जी सर, मैं पूछ रहा था 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं? ओके ऑलराइट, कोई बताएगा मुझे? सर मेरा काफी लेंथी हो गया था आंसर। आपका बहुत लेंथी हो गया था, मैंने इसीलिए नोट भी लिखा नीचे रिमार्क्स में। अच्छा, फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, आई थिंक आई शेयर दैट एक्सपीरियंस with you guys as well. Once I was having a webinar and I actually was talking straight to Peter Simpson, who is not only the author of the book, of our textbook, he has also been the examiner as well of CIE A-level exams for many years. So I asked the same question from him कि जनाब ये बताइए जरा कि ये कितने लिखने होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट, टीचर्स आर नॉट देयर टू चेक CIE A-level बिजनेस एग्जाम्स, तो टीचर्स को भी क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दैट वाज वे बैक एक्चुअली। सो व्हाट ही, आई एम टेलिंग हिज आंसर। उसने क्या कहा, उसने कहा फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन इफ द आंसर्स आर वेल डेवलप्ड एंड दे आर इन कॉन्टेक्स्ट एज वेल, सो इवन 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू गेट 10 मार्क्स। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे। 2 points are sufficient to get 10 marks if they are well developed, they are in the context। तो 10 marks मिल सकते हैं, नॉलेज भी आप शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स डू नॉट मैटर एट ऑल, व्हाट मैटर इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, दैट मैटर्स। नॉलेज है पूरा, एप्लीकेशन डाली हुई है, डेवलपमेंट पॉइंट्स की हुई है, पॉइंट्स बेशक। तो इसलिए मैं कहता हूँ फॉर 10 मार्क टू बी ऑन द सेफ साइड 3 पॉइंट्स को डेवलप कर दें, इट्स फाइन। 3 पॉइंट्स डेवलप करें। मैंने 4-5 पॉइंट्स डाल लिए थे, इसलिए काफी लेंथी हो गया था। एग्जैक्टली तो दैट वाज द कॉमन प्रॉब्लम आई एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। तमाम बच्चों ने क्या किया हुआ है कि एक ही पैराग्राफ में 2-2 3-3 4-4 पॉइंट लिख के ना उसको लंबा करने की कोशिश करें, जरूरत नहीं है। एक पॉइंट पकड़ें, उसको करें। आप अगर पॉइंट ज्यादा लिखेंगे तो वो तो नॉलेज के मार्क्स हैं, वो ऑलरेडी आपने गेन कर लिए, उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। चाहे आप 10 पॉइंट्स लिख लें, नंबर फिर भी 6 आएंगे, क्योंकि आप पॉइंट्स डेवलप नहीं कर रहे या आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिख रहे। एनीवेज, when you move on and you keep on submitting me the assignments, I assure you that you will have your answers improved, because I will keep on checking in the same manner. Still, if you have any problem at the end of the class, you can stay there, I can share your answer with you and we can discuss it in detail as well. Acha, let's move on now. Okay, let's start. Okay, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, where we left actually। ये हम बात कर रहे थे इसमें कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन की। अभी आप देख लेंगे जल्दी से। आई नो दैट यू आर नॉट एबल टू सी इट नाउ यू कैन सी इट। सो लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जी बता दो कि इसके नोट्स हमें मिल जाएंगे कि हम लोग इसके नोट्स को साथ साथ बना लें? आपको मैं नोट्स साथ साथ, अभी चैप्टर पहला खत्म किया है तो नोट्स नहीं दिए? जी सर, इसके भी मिल जाएंगे। Obvious सी बात है। Today we'll finish this chapter and then I'll share my notes of the same chapter with you in the group and I will send a question as well, an assignment, जो आपको
आराम से पूरा वीक लगा के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ऑलराइट। नाउ तो मैं बता रहा हूँ दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे। अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे, फिर मेरे नोट्स भी पढ़ेंगे और फिर मेरे क्वेश्चन भी करेंगे साथ, क्योंकि ऑल क्वेश्चन दे आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। तो ये नहीं है कि मैं अपने पास से बनाऊंगा, हाँ कुछ थोड़ा बहुत चेंज मैं कर देता हूँ, तो उससे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी अंदाजा होता जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट पैटर्न, जो कहीं भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि तमाम बच्चों की असाइनमेंट्स इतनी डिटेल से चेक करें, वो जान छुड़ाते हैं, स्पेशली P3 की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, मैं आपको बता रहा हूँ, आई श्योर यू व्हेन वील रीच P3, तो आपको तो पहले सब कुछ आता होगा, तो P3 में आपको ट्रबल ही नहीं होगी। अभी आप परेशान हो रहे होगे कि सर ये तो फोर पेजेस केस स्टडी, इट्स टू लॉन्ग, हाउ वी आर एबल टू हैंडल इट। ये आप ये सोचना छोड़ दें, अभी जो कह रहा है वो करें। आई एम टेलिंग यू बाय द टाइम वील रीच पास्ट पेपर्स यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, conglomerate integration में we were talking about that there are two, in the example I mentioned that there are two businesses, one is a garments business, they manufacture garments, and the other is a juice factory. So they decided to join together, or maybe one business decided to take over another business. तो इस केस में अब दोनों अगर ज्वाइन हो गए हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट स्प्रेड्स द रिस्क। आई एक्सप्लेन यू दैट अर्लियर that how it spread the risk, it reduce the amount of risk involved in the business. और वो कैसे फातिमा गोंदल, ये हमने बात की थी। फातिमा, यस सर। कैसे रिस्क स्प्रेड होगा कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन में? सर दोनों बिजनेसेस जब आपस में इतना दूर दिया मेरा लोटा उसमें डूब गया तेरी Who is that person? सर ये कामरान इस्माइल था। All right. इतना दूर दिया मेरा All right. Okay, yes, carry on please. सर इस नाम को बंदा तो क्लास तो ही नहीं लेता। नहीं अब हाँ, अब मैंने एडमिट किया था जी, बोलें। सर बिजनेस में जो भी क्राइसिस आएंगे वो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। बिजनेस में जो क्राइसिस आएंगे, ओके मुइज, कैन यू ऐड टू इट हाउ इट स्प्रेड्स द रिस्क? सर दो बिजनेसेस हैं, तो सर जो लॉस होगा, अगर किसी किस्म का लॉस होगा तो दोनों बिजनेसेस साथ शेयर करेंगे, और लाइक इस तरह जो होगा शेयर करेंगे। ओके ऑलराइट, ओके अब्दुल जी बोलें गुड। Sir, when one business sector is declining, so the business has the opportunity to overcome the situation by performing well in the other diversified sector. मतलब दूसरे वाले business में अच्छा perform करते हैं। वेरी गुड, कौन था ये? यशवा। Yashva, very good Yashva, great answer. So it means if there are two businesses and for example you are suffering loss in one of the business, maybe because of lack of demand, or maybe the raw material now is more expensive, or maybe the government has imposed more taxes on garments, so still you can have sufficient amount of profit from the other business and you can cover that the amount of loss which you are suffering in the other business. That is why here you can easily reduce the amount of risk. जी सर इसकी डेफिनेशन भूल गई, एक दफा बता देंगे? कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन इज, अच्छा मैं क्यों बताऊं, बल्कि मैं पूछ क्यों ना लूं, तो अब्दुल जब्बार बताइए व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन? अब्दुल जब्बार आंसर नहीं दे रहे। ऑलराइट, गुफरान answer my question. जी सर। What is conglomerate integration? Sir, when two businesses of different industry join together, merge. Okay, all right. When two, okay, no, you are right. When two businesses who operate in completely different industries, they join together. And मैंने आपको बताया था ये different industry का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है the products they are dealing in
they are entirely different from each other. तो हम कहते हैं दोनों की इंडस्ट्री फर्क है, ठीक है. स्टेज कुछ भी हो सकती है, दोनों प्राइमरी भी हो सकती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी भी हो सकता है, वट एवर हैपन्स doesn't matter, but industry cannot be the same one, that their products must not be the same. Got it? जैसे लेज और कोक. Sorry, जैसे लेज और पेप्सी है. लेज और पेप्सी एक्चुअली ना आप कह सकते हैं, लेकिन लेज पेप्सी का ही प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो दे आर डिफरेंट, फाइन, बट वो तो उन्हीं का ही है ना. हाँ, अगर इफ देर आर टू डिफरेंट बिजनेसेस एंड दे ज्वाइन टुगेदर तो हम बोल सकते हैं. अभी हम आगे चलते हैं, आगे हमने अभी मर्जर की बात अभी आगे और करनी है, आगे ज्वाइंट वेंचर भी आना है, तो आपको भी और क्लियर होगा अभी. तो बिल्कुल अगर डिफरेंट है तो ज़्यादा बेहतर है, कंप्लीटली डिफरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है. ओके, ऑलराइट. सो नाउ सो स्प्रेड द रिस्क आपको समझ आती है. देन ट्रांसफर ऑफ न्यू आइडियाज. नाउ हाउ ट्रांसफर ऑफ न्यू आइडियाज? फॉर एग्जाम्पल, योर इंडस्ट्री इज इन क्राइसिस and you are suffering losses, but you have no experience how to recover from that situation. Irtiza, can you mute your mic please? Irtiza, mute your mic please. Irtiza, thank you. All right, so for example, if one industry is suffering, for example, car industry is suffering these days everywhere, and I'm telling you that the cars are not being sold because people are not buying it, they are going nowhere. So now, for example, car industry is in crisis and they have no idea how to recover from that situation because, for example, they did not experience that at all in their life कि जो loss होता है तो क्या करते हैं. So but maybe if I talk about pharmaceutical company, they might have experienced that कि once yes we suffered loss and we recovered from that situation by using a certain strategy. So अब क्या होगा when they join together? So now it will be very useful ideas will be coming from pharmaceutical company who is now part of that car manufacturing business. तो वो उनको बता सकते हैं कि how to recover from that situation जो हमें loss occur हो रहा है. क्योंकि अगर जो कार इंडस्ट्री में जितने भी लोग होंगे उनको आइडिया नहीं होगा because the whole car industry was at a profit earlier and they did not experience a loss at all. तो उन्हें पता ही नहीं है बाहर कैसे निकलना है. लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री में जो बिजनेस है, they know exactly what to do because they did experience that earlier. So this is how they can recover from the situation as well. Secondly, they come up with new ideas as well. For example, how to satisfy customers, how to come up with new offers, which media to use. So this is how they can show their past successful experiences and it will make the business even more successful. जो गारमेंट्स बिजनेस होगा या दूसरा कोई और बिजनेस होगा. देन जॉब सिक्योरिटी ड्यू टू रिड्यूस्ड रिस्क, की तो समझ आती है आपको. दिस थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड विद पॉइंट नंबर 1. सो आई वांट महानूर यजानी टू आंसर. महानूर, how job security is there? सर अगर जी सर जी बोलें. सर अगर एक फर्म जैसे गारमेंट्स बिजनेस इज फेसिंग अ लॉस, वो अपने वर्कर्स को रिडंडेंट कर देते हैं और उन्हें निकाल देते हैं, तो अगर वो मर्ज हो जाएंगे किसी और बिजनेस के साथ तो वो वर्कर्स जो हैं वहां पे फिर काम कर सकते हैं. Yeah, okay, absolutely right, and they have the ability to bear that loss. Even if one business is suffering losses, they can cover that loss from the profit of the other business. That is why they will keep their employees in the business and they will not ask to leave them at all. So that is why job security is there, and yes, they can transfer their employees to their successful business as well. So that's right. Okay, then so this is actually the advantage to employees. How it is an advantage to business? Because now it's easier to attract experienced and skilled employees, because those experienced and skilled employees know that they won't lose their job easily. So that is why it will be an attraction for competent workers as well. So this is how it will be an advantage for the business as well. Now greater career opportunities, again it is quite related with the point we discussed above, क्योंकि महानूर ने उसी में ही डिस्कस कर दिया, मैं उसमें करना नहीं चाह रहा था कि now if you want to go join juice factory or maybe some other business, maybe working in secondary sector or tertiary sector,
तो आप आसानी से उसमें मूव कर सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद गारमेंट्स बिजनेस एंड ही वांट्स टू जॉइन जूस फैक्ट्री, so they might transfer that person to that business as well. Or maybe if there are two businesses, one is in secondary sector and other is in tertiary sector, still they can do that as well. So again, career opportunities are there. Again, it is an attraction for competent employees, and it will be easier for the business to attract those employees. Then we have disadvantages, lack of experience in other business. तो कायनात जमाल, ये क्या है भाई डिसएडवांटेज? कायनात. Sir, I don't know. Okay, doesn't matter, no problem. Navyan Arif. नव्यान पता नहीं सर. नहीं पता. ओके, कोई बात नहीं. ऑलराइट. तैयबा नजीफ दीवान, एनी आइडिया? तैयबा नजीफ, तैयबा का तो माइक ही नहीं चल रहा. ऑलराइट. फातिमा शकील. फातिमा शकील, उनका भी माइक नहीं चल रहा. जहां आ रहा, you participate very well. Can you tell me why through conglomerate integration, why it is an advantage, lack of experience in other business? Sir, can you repeat the question? Question is, in case of conglomerate integration, how can you explain the first disadvantage, lack of experience in other business? What will happen? Because the business you would be taking over would be totally different from the business you're owning already. So you would have no experience in that field. So lack of experience, there would be lack of experience as, let me think of an example, then I'll explain it better. No, then it means that it will lead to mismanagement of the business. Yes, it will lead to mismanagement of the business because as you don't know anything about the business you're taking over, because you haven't worked in it, in the same kind of business or in the same kind of field, Very so you good. have no idea. It's all right. So you have no prior experience of running such kind of business, so resulting in heavy losses, and your original business, which is at a profit, can suffer loss as well because of that Then heavy the load. loss because, the original business would be investing on the other one, no? Because taking over. Absolutely. So lot of money will be going from the original business to the business which they actually took over. So Yes, that sir. could be a one problem as well. Okay, good. All right. So last is disadvantage is problem in managing two different businesses. So yes, now it means two different business means they cannot take one decision. They cannot formulate one strategy. That is a problem, because the same strategy cannot be applied in the case of juice factory and in case of garments as well, because the scenario is different, the market is different, the prices are different. So how can they apply the same strategy, I mean the same price or the same advertisement or the same marketing tools? They can't do so. So it means that they need to hire separate marketing professionals, separate operational managers as well, who can deal with that. So it can be expensive as well and time taking at the same time as well, and they might not be able to focus on one particular issue may be happening in garment factory, क्योंकि दोनों को साथ साथ चलाना है. एक का इशू रिजॉल्व हुआ, दूसरे का आ गया. So that could be one of the problem, and it may lead to both businesses falling down in terms of their performances. All right, now let's move on. We are done with conglomerate integration. So now we'll talk about just a minute. All right, so now can you see this slide, problems of rapid growth? Everybody, I hope you can see this. No sir. Okay, now you can see it. Sir, screen नजर नहीं आ रही. Now you will see it. अब आ रही, अब नजर आ रही. All right. अब आ रही है sir. Okay. All right. So now, Abdullah Tayyib, are you in? Because somebody is there in the lobby with your name. And Irza also. Irza, are you there? How can I add you? You know that what happens then? सर अब्दुल्ला तैयब कह रहे हैं कि उसको ऐड कर लें, वो लीव हो गया था. All right.
and Irtiza and Samar Gondal. If they send you a message, let me know. Samar Gondal and Irtiza are there in the lobby. Do let me know if they are the real ones. Okay, all right. Just a minute. All right. So now, what is the problem? Rapid growth. Now, rapid growth may happen when you take over or merge with another business. Remember, internal growth is not rapid. Why? Because you need to, when you open more branches, it takes time. You hire workers, either you construct building, right? You buy raw material, you buy equipment. So it takes time. But when it comes to external growth, like integration or takeover, it can be rapid and it may not be good for the business at all. We are going to discuss that. वो कैसे आपने एक business को take over कर लिया, अब employees are there, management is there, equipments are there, building is there, so platform is set. So this is how you can grow very quickly, but there is an issue there with the rapid growth. So let's discuss it and then the solutions as well along with it. One, the first issue is financial, obviously, because when you take over a business, it requires a huge amount. The first point, if you see that, so I have written in bracket the solution. Better to offer shares rather than cash payments to shareholders of the business being taken over. What does it mean? When you are taking over a business, obviously you have to pay a price to the owners. कि भाई अब आपका business हमारा हो गया. You have to pay a certain price. So instead of paying a cash amount, tell them we'll offer you certain shares. उससे क्या होगा? Cash नहीं जाएगा. So you won't be having financial issues. अगर आपने फर्ज किया $10 lakh की एक business खरीदा है, तो instead of paying $10 lakh in cash, you offer them $10 lakh of shares. Now they become the shareholders of your company as well. But the benefit is that you do not need to pay cash. So problem can be resolved over there as well. Achha, second financial issue is it may lead to cash flow problem. As working capital requirement increases, obviously now you are managing two different businesses. So cash outflow will increase. So for that you need to have an accurate cash flow forecast. You must know how much cash is going out and coming in. It means when you are going to take over a business, you need to see beforehand how much cash outflow and inflow is there for that business. ये नहीं है कि आपने टेक ओवर कर लिया और बाद में सोच रहे हो कि आप क्या करें, ये तो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनका हम मैनेज नहीं कर सकते, then you will be in trouble. तो ये आपको करना है. Then another financial issue is long-term borrowing reduces the profit as interest has to be paid. So sometimes what happens कि अगर आप वो shares offer ना कर पाओ, the owners they do not agree to receive the amount in the form of shares. वो कहते जी हमें तो cash चाहिए. Now in that case, sometimes you need to borrow money from the bank, and when you borrow money from the bank, you have to pay an interest rate as well. Interest is an expense. Remember, interest is an expense, and it reduces the amount of profit business earns. तो वो तो आपके profit को कम करता जाएगा. Shareholders won't be happy, and they may withdraw their investment from your business. उससे आपका business down चला जाएगा, reputation खराब हो जाएगी आपकी. अच्छा, और आपका कैपिटल कम हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करें? Better to use internal source of finance. और इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ये आप में से कोई मुझे बता सकता है इजीली. सो आई कैन आस्क आयशा सिद्दीका. आयशा, व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस? Finance obtained within the business, from the business itself. Very good. Finance obtained from within the business. Business uses its own sources to generate finance. And that could be by selling your business idle assets, right? Retained profit which is left in the business from the previous past years. Okay, so we did study that in AS level as well. So when you use internal source of finance, then there'll be no problem as far as interest is concerned, because you are not supposed to pay it back. It's your own money. तो ये आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है. Then this is financial problem. तीन इश्यूज इसमें हमने देख लिए, आप देख लें फाइनेंस में. Now we have another issue, that is managerial. Obviously, when business gets big and you grow rapidly, there is a management problem. So you find it difficult to manage large businesses, as workforce might be from different corporate cultures. So change in, अब क्या करना है? Now they belong to different corporate cultures. Now what does it mean? It means maybe in one business the employees, they were following democratic culture and they are in habit of giving suggestions, and they are in habit of that
the management always ask for their consultation, ask for their opinion. और ये जो नया बिजनेस जो टेक ओवर कर रहा है उसमें फॉर एग्जांपल देयर इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और उसमें तो वर्कर दे आर नॉट आस्क्ड एट ऑल. So now there will be a problem, especially in case of, for example, horizontal integration. दो बिजनेस आपस में मर्ज हो गए. Now, how both workers having different ideology, different way of work, different approach towards their job, how can they work together as a team? There is a problem. एक वर्कर्स वो हैं जो ऑटोक्रेटिक को फॉलो करते हैं, एक डेमोक्रेटिक को यूज टू थे. Now they cannot work as a team, and even management will find it difficult to manage them, क्योंकि वो ऑर्डर देंगे, ये फॉलो ही नहीं करेंगे, ये आगे से अपने कीड़े निकालेंगे, जनाब ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव लर्न दैट फॉर सो मेनी ईयर्स वर्किंग इन देयर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जो अब टेक ओवर कर ली गई है, कि जी ये तो हमेशा हमें इनकरेज किया जाता है व्हेन एवर वी हाईलाइट इशूज, व्हेन एवर मैनेजमेंट सजेस्ट समथिंग, तो हम बताते हैं कि जी ये इशूज आ रहे हैं, इसको चेंज करें. सो नाउ दे विल बी it will be very difficult for the management to cope up with two different groups of work having different frame of mind. तो उसमें क्या होगा फिर? Obviously the solution is either change in organizational structure. It means reduce the levels of management and try to get closer to the workers. Now you cannot simply give orders and handle workers, it's not possible. Then you need to reduce the level of management and get closer to the workers so that you can talk directly to them. So if they have any misunderstanding or confusion, so you can remove that. Secondly, you can delegate powers to them. Delegation and empowerment, we discussed that as well. So give them power to take decisions. So in that way, they'll be able to work in a better way, because now they will realize that yes, organization realizes that they are an important part of the organization and they are important to the organization, so they work to their potential in that case. Okay, and then lack of coordination, as workers might be following different styles of management. तो ये भी मैंने ये उसी में ही मैंने कवर कर दिया वैसे तो अब ये भी है, तो स्पिरिट ऑफ टीम वर्क नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस टू टैकल दैट. सो व्हाट टू डू फॉर दैट? अगर दोनों का स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फर्क है तो आप टीम्स बना लें. अगर वो देयर आर टू डिफरेंट बिजनेसेस और वो वर्कर्स आपस में काम कर रहे हैं तो टीम्स बना लें. इन उसमें क्या होगा कि व्हेन टीम्स आर फॉर्म्ड, वर्कर्स आर गिवन इंडिपेंडेंस टू परफॉर्म विद इन दैट टीम, और वो आपस में दे विल एक्चुअली बिहेव एज फ्रेंड्स, colleagues, and because their objective is common, so they will actually try everything which can help their team to achieve that, because they know that they have a common goal. तो फिर उनमें जो डिफरेंट अप्रोचेस थी वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी somehow or the other. Okay, then we have another problem, marketing के issue. अब वही मैंने आपको बताया था, there are two different businesses, two different products, especially in case of conglomerate integration. तो one marketing strategy may not work, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग टेक्स ओवर Q Mobile. Now problem is reputation and market image of Samsung is entirely different from Q Mobile. So now they cannot charge the same price for Q Mobile as well. They cannot go with the same approach as far as advertisement is concerned. They cannot spread the same message for both types of mobiles. Why? Because the market image is different for both the products. So it means now you cannot go with the same strategy. So आपको दोनों प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल फॉल बिहाइंड एज फार एज योर कॉम्पिटिटर्स रेस इज कंसर्न्ड. आप जो है ना उनसे यू वोंट बी एबल टू कम्पीट विद देम. अच्छा, ये तो है रैपिड ग्रोथ की प्रॉब्लम. एंड लास्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल बाय ओरिजिनल ओनर्स. फॉर एग्जाम्पल यू integrate with another business, and you from private limited company you form a public limited company, and you know that once a public limited company is formed, what happens? Now there are more shareholders. When there are more shareholders, original owners lose control. Why? Because now they cannot become board of directors. Ownership and control. Sorry, divorce of ownership and control हो जाता है ना. Absolutely right. Divorce of ownership and control. क्योंकि अभी मैंने बताया था जब वो शेयर ऑफर करेंगे दूसरी कंपनी के ओनर्स को कि आप कैश ना लें, आप शेयर्स ले लें, सो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू इंक्रीज, और नाउ दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट एज वेल, एंड नाउ दे विल बी वोटिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स.
तो वो तो ओरिजिनल ओनर्स को नहीं बनने देंगे, वो कहेंगे जी हम बनेंगे। तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, नोबडी विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर बनेंगे कोई न्यूट्रल who are not the shareholders. So obviously the people who started the company, they are called original owners, they will lose the control. कि अब सिर्फ ownership रहेगी, profit वो उनको मिलेगा, but they cannot take part in the management of the business. So it can happen. So it means the solution is, I have not written that either do not sell your shares. So you need to have a limit to sell your shares, ताकि ज्यादा shareholders ना आए कि वो आपकी पावर को कम कर लें, आपकी जो ओनरशिप है उसको रिड्यूस कर लें और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बन सकें। ऑल राइट, नाउ व्हाई मर्जर, ओके नेक्स्ट इज व्हेन मर्जर और टेक ओवर इज लाइकली टू फेल, और सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसके। वन इज डिफरेंट कल्चर एंड अप्रोच, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो मैं बात नहीं कर रहा, वही चीज़ है ऑलमोस्ट, लेकिन ये पास्ट पेपर क्वेश्चन था, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट टू यू इन द स्लाइड। अप्लाई चेंज मैनेजमेंट बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज। नाउ चेंज मैनेजमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, change management is very critical. It means you need to change the approach of the workers, the way they do their work, and it can occur gradually. अचानक नहीं कह सकते, कोई वर्कर अगर लेट आते थे और उनका रूटीन थी, आप कहें जी आज से टाइम पे आना, नहीं, बिकॉज retaliation will come into play. They may leave or they may actually involve in politics. तो उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप टाइटन करें कि जी अब आपके रेगुलेशन आ रही है, रूल्स आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज मैनेजमेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू इन्वॉल्व एम्प्लॉइज, कॉल मीटिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, टेल देम दैट देयर इज अ चेंज इन द कल्चर। जो नए एम्प्लॉइज आपके आए हैं ना, जो आपने टेक ओवर किया है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज टू डिफरेंट कल्चर्स प्रिवेलिंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, they are very deadly for the success of the organization. Then products in entirely different markets cannot avail economies of scale completely. अब आपने फर्ज किया कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन की है, अभी एग्जांपल दिए, एक गारमेंट्स है एक जूस है, तो आप बल्क में तो बाय नहीं कर सकते, बिकॉज जूस और गारमेंट फैक्ट्री डिफरेंट है। तो आप बल्क में क्या बाय करेंगे, आपने तो जूसेस उतने ही बाय करने जितने पहले कर रहे थे, और गारमेंट्स भी उतने ही। इकोनॉमी ऑफ स्केल कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन देयर इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। दोनों की जूस फैक्ट्री थी, अब आपने डब्बे बाय करने हैं तो यू कैन बाय इन बल्क। और फॉर एग्जाम्पल यू आर नाउ ए फार्मिंग बिजनेस, दो फार्मिंग बिजनेस आपस में मिल गए हैं, यू नीड टू बाय ट्रैक्टर्स, यू कैन बाय इन बल्क, फाइन। बट इन केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन, economy of scale cannot be achieved, because especially bulk buying advantage, because both businesses are different and they are operating in different markets. तो आपको वो आपकी average cost it won't get so low which you are expecting. Okay, then too big to handle, decentralize the structure. ये मैंने लिख दिया है। सर जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पॉइंट नहीं समझ लगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल comes into play when you expand your scale of operation, when you increase your scale of operation. और जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो बिजनेस बड़ा तो हो रहा है, बट इन केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन, नाउ द बिजनेस साइज इज बिगर, बट नाउ दे आर डीलिंग इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो कैन दे अवेल परचेजिंग इकोनॉमीज, यू टेल मी। बल्क बाइंग से डिस्काउंट मिलेगा, ऑन ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बल्क बाइंग तो हो ही नहीं सकती। बल्क बाइंग कैसी होगी, बिकॉज now there are two different products. For example, if this earlier there was a juice factory, so they are producing the same quantity now as well, but now they are having a garment factory as well. तो bulk buying क्या करेंगे? ओह अच्छा, ओके 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 ओके। So it means they cannot avail purchasing economy of scale in that case, especially in case of conglomerate integration. Then we have too big to handle, you know that, because when business size gets so big that now management does not have closer link with the employees. Employees gets demotivated because their individual problems are not being sorted out and their suggestions are not being encouraged. क्योंकि मैनेजर के पास टाइम नहीं है कि वो सारे एम्प्लॉइज को सुने, एंड मैनेजर्स दे टेक डिसीजंस क्विकली, whatever they think it is good for the organization, they take that decision. So the solution is decentralize the structure, and decentralization means Huria, do you know about it? What is decentralization or decentralize? Huria? Huria, are you there? क्या आपको रिमूव करूं? Huria, you are not responding. मोमिन इरफान जी बताओ। मोमिन, माइक बंद करके बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं आपको।
Momin Irfan, Ramin, what is decentralization? Any idea? रामी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करना। ठीक करना। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सर मेरा माइक नहीं चल रहा था। तो क्यों नहीं चल रहा था? माइक सस्ते वाला रेडी से क्यों उठाती हो? अच्छे वाला ले लो, कोई बात नहीं। वो पठानों से आप, हाँ जी, इसको ठीक करके रखिए आप। ऑल राइट, ओके, रिमेंबर, आपने सुना है व्हेनेवर देयर आर मॉक एग्जामिनेशन हमेशा बोला जाता है यूनिफाइड या सेंट्रलाइज, सुना है कभी वर्ड? सर ये स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना। नॉट रियली। सेंट्रलाइज मींस आपका मॉक एग्जाम कहाँ से आता है? सर मैं बताऊं? जी बोलें। Sir, decentralization is when decisions are taken by lower level managers, and tasks are delegated to subordinates. Very good, excellent answer. So okay, centralization means when all decisions are taken by the top level management. तो जो mock exam होते हैं हम उसे भी centralized बोलते हैं. Why? Because the paper is set by the head office. Branches have no authority to set mock exam अगर वो centralized है. अच्छा, तो similarly इसका opposite बनता है decentralized. It means now decisions are not taken at the center. Center means at the top level management. Now decisions are taken by lower level management as well. Authority has been passed to the subordinates as well, down to the lower levels as well. तो अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है and it's too big to handle, it is better to transfer your powers to the lower level managers who are closer to ground level, who are closer to workers, customers and operations, because they know better than the top level management who are just staying in the head office and making policies. तो बेहतर है आप डिसेंट्रलाइज कर दें, दे विल बी मैनेजिंग इट इन ए फार बेटर वे। ओके, और जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं पीएनजी का आपको हर दफा बहुत बताता हूं। Procter and Gamble in Pakistan is there, and there is a country manager there who operates or takes all decisions regarding Pakistan. लेकिन जो यूएस में Procter and Gamble है या जो इंडिया में Procter and Gamble है उसके डिसीजंस और होंगे। This is decentralization because the culture is different, the environment is different, the income level is different. So that is why same decision cannot be taken. वरना वो यही होगा mismanagement or too big to handle. So they decentralize it कि आप अपने अपने कंट्रीज में आप खुद ही decisions लें. So this is how you can handle this as well. Then poor communication as well. Obviously the timing difference is there. For example, if management wants to talk to all the employees working in different countries, so there will be a problem because अमेरिका और आप कनाडा का पाकिस्तान का या अमेरिका का और पाकिस्तान का ले लें, उधर रात है, इधर दिन है, इधर दिन है, उधर रात है, there will be a problem. So and you might not be able to do it, but you can do it with the use of IT. You can send messages, you can send recorded messages as well, so when employee will get up can listen to it as well. So IT might be a more suitable way, and in that way message is less likely to distort. You can send a voice message, you can send a written message as well, you can inbox the mail to employee. So this is how you can avoid poor communication if there are so many employees working in all parts of the world. So because it is extremely important, poor communication leads to inefficiency of the workers, inefficiency leads to poor quality of the products, poor quality leads to bad image and fall in sales in the market and resulting in lower profit. This is how you develop your points. Cost of expansion we have already discussed a lot. So because you know that you have to spend a lot of money when you are taking over, merger में तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते क्योंकि you are just joining hands. But in takeover you have to spend a lot of money to buy that business. So what do? Better way is do not over expand. कि आप जितना हो सकते हैं आपको लगता है कि आप ये बिजनेस इसको मैनेज कर पाएंगे तो उसको आप बाय करें. डू नॉट गो फॉर अ बिगर बिजनेस, वो आपसे हैंडल नहीं होगा या आपके पास इतनी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी. सो ट्राई टू टेक ओवर अ स्मॉलर बिजनेस एंड देन टेक अ डिसीजन टू टेक ओवर अ लार्जर बिजनेस. और उसके लिए आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अरेंज लोन बिफोर हैंड. ये नहीं हो सकता अगर टेक ओवर कर लिया और अब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज इट विल टेक टाइम. देयर आर लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज विच आर देयर इन बैंक्स. तो आपको लोन के लिए अप्लाई पहले करना है, टेक ओवर की डील बाद में करनी है, सो दैट
you won't get into any kind of trouble as far as finance is concerned. अच्छा, all right. अब हम बात करेंगे very important thing which you have not studied even in O levels as well, joint venture and strategic alliances. And be very careful and do ask me questions as well if you are not clear about it. Okay, integration की बात कर ली है. अब now there are two more topics, joint venture and strategic alliances. What is it? Okay, just a minute. I have gone too far. All right. Now, see, strategic alliance is an agreement between two or more firms to cooperate in any value chain activity from R&D to sales. R&D means research and development. Strategic alliance is an agreement. It is clearly written in the definition as well. Between two or more firms. अब आपको लगेगा सर ये अगर एग्रीमेंट है दो कंपनी के दरमियान तो ये तो वही हो गया मर्जर ही. क्या ख्याल है? कोई डिस्टिंग्विश कर सकता है? Anybody? Sir, for some period of time. ये दो businesses same project पे करते हैं ना एक साथ मतलब. हाँ करते तो हैं लेकिन ये मर्जर से कैसे फर्क है? सर इसमें आपके दो बिजनेसेस आपस में ज्वाइन नहीं करते लेकिन मिल के एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं. Okay, all right, very good, quite close. Bisma Harun, can you contribute or can you tell me what is a value chain activity? ये क्या बला है? Bisma? नहीं सर. Okay, no problem. Fatma Rana? पता नहीं सर. नहीं पता. All right. Okay, let me explain you that first, then we'll come to the definition. All right. We'll come to the definition later. First of all, we need to see the concept. Yeah, now you can see it. You can see the picture on the left side of your screen. It's written value chain activity. Let me explain you that. What does it mean? It means all those activities from buying the raw material till it is sold in the market. All those activities which are in between it, they are called value chain activity. So basically value chain activity supports the business, supports the products to reach to their market. Let me write it there as well. It includes all activities which support the product to reach the market. From where? From where people can buy. Right? This is the definition of value chain activity. It includes all activities which support the product to reach the market from where people can buy. अच्छा अब उसमें क्या आ रहा है आप इस पे गौर करें जरा. पहले क्या लिखा हुआ है जी? Inbound logistics. Now inbound logistics means you keep a stock of that item or items which you are going to use in your production process. So obviously it means raw material, right? So to buy raw material, what do you require? To buy raw material, you require a supplier. So it means when you are involved with the supplier to buy raw material, this is part of value chain activity, right? Similarly, what happens after you keep a stock of raw material? You start producing it. So manufacturing is done. Again, that is part of value chain activity because you are manufacturing. After that, what happens? So manufacturing इस पिक्चर में कहां पर आ रही है? Anybody? Sir, operations है. Very good, excellent answer. So inbound logistics is the supplier from where you buy the raw material, and manufacturing is actually the operations. Processing is being done on the product or on the raw material. Then comes outbound logistics. Now what does it mean? It means after manufacturing you have finished goods, right?
So you keep a stock of finished goods there. This is what we call to be sent to the market, right? This is what we call outbound logistics. Okay, and then when there are finished goods and you send it to the market, what happens? Then sales happen. You have your sales staff in the market there, and when you sell, then finally you provide the services to, when you make sales, you provide the services to the customer. So you meet customer, you greet customer, and finally you give the good to the customer, or you deliver the goods at the doorstep of the customer. So this is, all these activities are part of value chain activity. So now, Gigi, yes, advertisement. So I have written sales, तो वो उसमें आप कह लें, या मार्केटिंग में लिख लूं तो शायद ज्यादा बेहतर है. मैं यहाँ पे वर्ड को चेंज कर देता हूँ, marketing. So it includes sales, it includes advertising as well, and all that stuff which we discussed in AS level as well. और मार्केटिंग के बाद फाइनली आप जो हैं वो अपनी कस्टमर्स को चीज़ें दे देते हैं, डिलीवरी टू customers. These all activities are value chain activities. So now remember, if two businesses join together to run any of the value chain activity together, we call it a strategic alliance. Now remember, merger is different. Two businesses join together and they start, and now there is one business and they start operating it. Strategic alliance क्या है कि कोई भी एक एक्टिविटी को they pick it up and they say we will join our resources for that particular activity. That could be buying raw material from the supplier, that could be manufacturing, that could be delivery to the customers, that could be research and development as well, because obviously you need to research the market as well. So it can be any activity, but it is not the business which they share. It's the activity where they share the resources. Now coming back to the definition. This one. Now if we, you will see it now. Yeah. Now you can see. Now strategic alliance is an agreement between two or more firms to cooperate in any value chain activity from R&D to sales. अब इससे पहले कि मैं आपको अगली बताऊं, मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा, a very good example. Let me show it to you now. You can now see the picture. Barnes and Noble. Do you know what is it? What is Barnes and Noble? A very famous company. Anybody? Any idea? Yes sir, book company है. जी जी जी, बुक स्टोर, जी बुक स्टोर्स हैं, उनके ऑनलाइन भी हैं, और उनकी अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि in the modern world now people are not in a habit of reading books. You know that. With the invention of social media, introduction of social media, IT and other source of media, now people, they do not read books too often. So then they realize very soon that how they are going to have a profit from their bookstores. They have their, so what actually they did, that they actually had a strategic alliance with Starbucks. Starbucks, you know, it's a very famous coffee business. किसी ने टेस्ट किया इसको आप में से? नहीं किया? ओके, ऑल राइट. वैसे शायद हमारा टेस्ट बनता नहीं है, मेरा तो नहीं बनता था, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कड़वी सी होती है आई गेस, बट obviously it's famous, so it means that the people like it all over Europe. All right, so what they did, they made an agreement. All right, we'll actually, so there is a shop where books will be available. People will be convinced to read books, okay, and they will be served a cup of coffee as well at the same time. So while they are taking coffee, they will be reading books as well. So they realize this is the way they will be able to develop the habit among people to read books. तो ये अब एक एक्टिविटी क्या है, सेल्स, और कहीं ये ज्वाइन नहीं हो रहे कि जब दुकान में लोग बैठेंगे, वो किताबें पढ़ेंगे और साथ में कॉफी भी पीने, कॉफी है साथ किताब भी है, क्योंकि आपको पता होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अलोन, you do not like to take a cup of coffee there. Either friends should be there or there should be something to read, newspaper हो गया कुछ भी. So they actually decided to keep their books over there. Or this is how
they try to create that habit back again. So that was a very good example of a strategic alliance. Similarly, another example, HP and Disney. HP को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. So they deal in technology. HP के computers हैं, their printers are there as well. So actually, in one of the activity, they actually had an agreement with Disney. Disney आपको पता ही है कि they have their theme parks, they have their cartoon characters, and they have lots of printed material as well, along with other material in soft copy. So now it means that now they have hired technology experts of HP, and now they are doing all the printing work of Disney. Either it is printing of cartoon characters, or maybe introducing new technology in their theme parks as well. So again, they picked up one of the value chain activity and they joined hands for that particular activity. So ये नहीं है कि अब थीम पार्क HP का और डिज्नी दोनों का हो गया. No, for one of the activity, जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स हैं या कोई और टेक्नोलॉजी है, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिए. और फॉर समथिंग न्यू, व्हाट कैन वी एक्चुअली ब्रिंग न्यू इन आवर थीम्स पार्क so that the people will find it more enjoyable. So for that they actually did that strategic alliance. Okay, any issue up till now regarding strategic alliance, because it's a new concept? सबको क्लियर है अभी? हाँ, स्ट्रेटेजिक अलायंस की समझ आ गई है अभी? हाँ जी सर, हो गया. All right. So I am going back. Examples दे दी हैं. Now I'll talk about the joint venture. See, joint venture is Sir, when time हो गया है. Time हो गया है. So okay, all right. So I'll continue that in the next class. Thank you very much. So I'll share my notes with you in the next class along with the question. Thank you. You can leave now. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Hafiz. Allah Hafiz, sir. Hafiz. सर आपने मेरी असाइनमेंट चेक की थी ना? आपकी असाइनमेंट मैंने चेक करके मैं देखो या तो ग्रुप में शेयर की है या आपको मेल की है वापस. नहीं सर, मुझे ईमेल आ गया था मगर उसके अंदर मेरे सिर्फ 6 मार्क्स आए हैं. तो सर वो फर्दर इंप्रूव हो जाएंगे ये 6 मार्क्स आउट ऑफ 10? बिल्कुल होंगे, लेकिन if you do not, I have highlighted your mistakes, but if you do not know your mistakes, then there is a problem. Mistakes पता होंगी तो आगे नहीं ना करोगे. अच्छा. तो आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता कि मार्क्स कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं, तो there is a problem. अगर पता चल गया तो इट्स फाइन, तो देन आपका आंसर आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाओगे. अब आप ऐसे करो, अपनी असाइनमेंट को दोबारा पढ़ो, और आपको अगर मेरी जो मैंने लिखा है वो नहीं समझ आ रहा तो देन लेट मी नो, ताकि मैं आपको समझाऊं. एंड इन दैट वे आई एम टेलिंग यू विद इन अ मंथ और 2 यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर आंसर. लेकिन ये नहीं है कि असाइनमेंट ले ली और समझ कुछ नहीं आया, मार्क्स मिल गए, ठीक है. द पर्पज इज नॉट टू गिव यू मार्क्स, द पर्पज इज टू इंप्रूव योर आंसर. ऑल्दो मार्क्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है साथ. गॉट इट? ठीक है सर, थैंक यू. ऑलराइट सर. जी सर आपने मुझे बताना था कि मार्क्स मेरे पूरे कैसे हो सकते हैं. मैं आपको भी बता देता हूँ. जी सर. आपके मार्क्स हैं, मैं आपको पहले शेयर करता हूँ आपका जो डॉक्यूमेंट है, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ. अब्दुल्ला तैयब, आपको अभी आई गेस नजर आ जाएगा थोड़ी देर में. जी सर, आ रहा है. ओके, ऑलराइट. तो अब इसमें अगर आप गौर करो तो अब मैंने नॉलेज लिखा है, वो सिर्फ पहले 2 लाइनों में ही नजर आई. और नॉलेज कहीं भी मैंने, इसका मतलब आपने नॉलेज कम, एक तो नॉलेज में नंबर कटे, 3 नंबर नॉलेज के थे. आपको मैंने बहुत भी तोप चलाई होगी ना, तो 2 नंबर दिए होंगे 3 में से. क्योंकि एग्जामिनर ने मार्क्स ऐसे देने हैं 2/3. अच्छा, एक जस्ट ए मिनट, ओके वो खत्म हो गया, मुझे रिकॉर्डिंग खत्म करनी थी इसकी. जस्ट ए मिनट, स्टॉप रिकॉर्डिंग. ऑलराइट.